हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू और असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने जो हमने प्री बोर्ड के एग्जाम्स दे दिए हैं, अब फाइनल जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको ये बात तो पता लग चुकी है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही होगी, देन हमको पता नहीं लगता कि हमको क्या करना है, हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं जब क्वेश्चन नहीं निकलते, जिसकी वजह से जो पूरा आपका एग्जाम है वो ही पूरा ब्लंडर हो जाता है और हम जो पूरा मैसअप कराते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से जो आपके मार्क्स डाउन जा रहे हैं। तो देयर आर वेरी सिली मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे होंगे। तो इन बातों को अगर आपने ध्यान रख लिया ना, तो आपके ओवरऑल जो भी आपके मार्क्स है आपके 3-4 टाइम्स इम्प्रूव कर जाएंगे, राइट। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि असर्शन रीजन और जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वो एक तो ये है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। कभी कभार हमको पता है कि पहला क्वेश्चन करेंगे, देन दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और फिर जैसे ही बीच में टफ क्वेश्चन आता है तो हम अटक जाते हैं और हमको समझ नहीं लगता मैं क्या करूँ। तो देखो, इतना बात तो मान के चलो, चाहे पेपर आपका थ्योरी वाला रहे चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, पेपर में सब कुछ होता है। मीडियम क्वेश्चन भी होंगे, टफ भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और हर लेवल का रहेगा। तो ऐसा मत करो कि आप एक ही क्वेश्चन पे बैठ जाते हो और फिर आप वहीं पे आपसे होता नहीं, आप ट्राई करते हो, वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो और वो वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं निकलता। एंड देन यू आर लाइक, यार ये वाला क्वेश्चन भी नहीं निकल रहा, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं निकल रहा। फिर आप 2-3 क्वेश्चन निकालते हो और फिर आपके बाद कुछ क्वेश्चन अटकने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके ऊपर जो पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है, यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ओके, तो डोंट डू दैट। हर क्वेश्चन पे आपको जस्ट 15 सेकेंड्स देने हैं और डिसाइड करना है क्या ये मुझे क्वेश्चन आता है, क्योंकि 15 सेकंड में आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि हाँ यार ये आता है तो करेंगे, नहीं आता तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली जब हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे जो मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम आपका जाएगा, जिसमें आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करना रहता है। बाकी बायोलॉजी है, फिजिक्स है, आपकी एसएसटी है, इन सब सब्जेक्ट्स में आपका ये थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आता है तो आंसर टिक करो, नहीं आता तो स्किप करो और आगे चलो। तो यहाँ पे जो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम जो है आपका सबसे ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले करता है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो मुझे ऐसे बच्चों को भी मैसेज आए थे कि हमको एक्चुअली पता ही नहीं लगा, लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं करना। तो देखो, जब पहले थ्योरेटिकल पेपर होता था तो हम एक बार नज़र मार लेते थे कि यार ये क्वेश्चन है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बट ये क्या है, हमारा एमसीक्यू है, तो यहाँ पर आप एक बार में तो पूरा पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इट नीड टाइम्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो आते हैं उनको सॉल्व करेंगे, 15 सेकंड लेंगे कि हाँ समझ आ गया तो मैं इस पे 1 मिनट का टाइम दूंगी। अदरवाइज नहीं समझ आया तो उसको स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे जंप करो, स्किप करो जंप करो, स्किप करो जंप करो। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता तो लग जाए आपको कितना आता है। देन फिर वापस आएंगे जो हमको टफ लगता है, देन वी विल डू दैट। ओके, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जिसकी वजह से आप पढ़ ही नहीं पाते। दूसरा, नए क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना। ऑल्दो आप जो है पूरा पढ़ के जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली होंगे। अगर उसको देख के आप कंफ्यूज हो गए और आप उस पर टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में मत करना, एंड में अगर आपके पास टाइम बचा तो कर लेना। अदरवाइज जो है आपके ब्रेन पे ऐसे फालतू में प्रेशर डालोगे तो वो आपको उल्टा डर ही लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। तो हमको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। अगर आपको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करा तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो दीज आर द बेसिकली सम फ्यू टिप्स जो आपने पहले भी सुनी होंगी, और ये बड़ी साइकोलॉजी टाइप्स है, ठीक है। आप कोई भी गूगल पे कोई आर्टिकल देखोगे, कोई बुक भी पढ़ोगे जो स्पेशली इसके ऊपर है कि हाउ टू डू एमसीक्यू, आपको मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको एमसीक्यूज को करना कैसे है। तो ऑल्दो अगर हमने सिलेबस पढ़ा है तो आप खुद से करेंगे, राइट। ये जो बातें हैं आप इनको ट्रिक कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी कह सकते हो कि हाँ अगर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते, एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, कुछ नया जैसा क्वेश्चन आ गया जिसका आपको नहीं समझ लग रहा, आप उन पे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बिना पढ़े आप एक्चुअल में नहीं कर सकते। ओके, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ओके, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि जैसे कि अभी आपके पास लास्ट का टाइम रह गया 15-10 दिन, इतना ही टाइम बचा है। ओके, तो अब इस टाइम में
आपको सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो देना है सैम्पल पेपर पे। क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, बिकॉज ये जो है हमारा थ्योरेटिकल पेपर नहीं है जिसमें हमको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, याद करना है। ये हमारा क्या है, MCQ है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पेपर कैसा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस, उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस अपने हाथ से निकाले हैं। बिकॉज एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप नए तरह के क्वेश्चंस देखो और उसको एनालाइज करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उस पैटर्न के, मतलब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके अच्छे मार्क्स आने की। तो सिंपल सी बात है, लाइक अगर आपको पता होगा मेरे जो क्लास 10th में स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, बट एंड वाले टाइम पे मेरे जो मार्क्स है वो इनक्रेडिबली इंक्रीज कर गए थे बहुत बढ़िया तरीके से। बिकॉज जो लास्ट का टाइम था, जो लास्ट मंथ था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइक पूरे सैम्पल पेपर्स को अच्छी तरह से बहुत बार सॉल्व करा। ओके, तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सैम्पल पेपर एक ऐसा फंडा है ना जो आपके ओवरऑल मार्क्स को एकदम हाइप कर देगा अगर आप उस पर टिके रहो। अगर हमने बुक भी नहीं पढ़ी अच्छी तरह से, इट्स ओके, ओके, मतलब आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या, बट अगर हमने क्वेश्चंस नहीं करे तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हो। सैम्पल पेपर कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मार्केट में आपको पता है 2-3 कंपनीज हैं जो अच्छी हैं, जिनके सैम्पल पेपर आपको पता है अच्छे हैं, उनमें से कोई भी ले लो, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं होता, इक्की दुक्की का ही फर्क होगा। ऑलमोस्ट 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, बट वो भी लाइक जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो तो सेम ही रहेगा ना, बस थोड़ा सा वर्डिंग अलग अलग घुमा के दे रखा होता है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 3-4 बुक से आपको पता है तो उनमें से कोई भी उठा लो। फर्क किस बात पे पड़ेगा कि आप वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कितनी बार सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे लाइक आपको एनसीईआरटी में पता होना चाहिए कि लाइक चैप्टर क्या कह रहा है। एनसीईआरटी को एक बार वन टाइम रीड जरूर कर लेना, बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगी कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी का पढ़ा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एमसीक्यू तो आप शायद बिल्कुल, अगर एनसीईआरटी कम भी पढ़ी हो तो आपकी निकल जाएगी, बट फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड टू रीड एनसीईआरटी, वो मस्ट है, ओके। तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना, देन उसके बाद बार बार जो एकदम लूप पर आ जाना सैम्पल पेपर को, ठीक है। सैम्पल पेपर को एकदम लूप पर, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसके क्वेश्चंस बार बार करने हैं, ओके। अब जो है जब सिंपल सा मेथड, अगर आपको एमसीक्यू में थोड़ा बहुत कई कई होते हैं ना, लाइक अगर आपके कुछ एमसीक्यूज होंगे 4-5 जिसमें आपको डाउट होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो मुझे गिवन ऑप्शंस हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट करना शुरू करो कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, ये ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये तो उसका रीजन है, डेट इज वाई ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो डेट इज कॉल्ड एन एलिमिनेशन मेथड, ओके। इसी तरह से जब आप सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे, देन यू आर लाइक अच्छा ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत इससे लिंक कर रहा है। इसी तरह से आप सी वाला पढ़ेंगे, या सी वाला नहीं हो सकता बिकॉज ये इससे बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रहा। तो इस तरह से जो आप एलिमिनेट करना शुरू करो, दैट इज वन थिंग, ठीक है। दिस इज एलिमिनेशन मेथड जो आप थ्योरेटिकल पेपर में यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वाले पेपर की, लाइक मैथ्स की अगर बात हो रही है, तो मैथ्स में तो देखो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा आप तभी कर पाएंगे, अगर नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई आपको लाइक ऐसे बड़ी अलग वैल्यू दे रखी है, एकदम ओड वैल्यू दे रखी है, तो वो वाला तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होने वाला। बिकॉज मोस्टली मैंने ये मिस्टेक बहुत बार करी है, मेरे को लगता था कि ये आंसर सबसे ज़्यादा अलग है तो ये आंसर होगा, है ना, बट ऐसा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा अलग है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो नियर अबाउट वैल्यूज़ हैं तो उनमें से कुछ होगा, तो थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा, ओके। नाउ सेकेंड इज हेयर कि लाइक सेकेंड स्ट्रेटेजी आप इसको कह सकते हो तुक्का मारना, लाइक ठीक है। अगर तुमको तुक्का मारना ही है, तुमको लग रहा है नहीं समझ आ रहा, तो पेन को ऐसे गिराने की बजाय आंखें बंद करके या फिर जय माता दी बोलने के बजाय सीधा सीधा बी वाले ऑप्शन पे तुक्का मारो, ओके, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली सही होने वाला है। दिस इज रिसर्च बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च कर रखी है, साइंस पे, गूगल पे। तो बेसिकली ये साइंस बेस्ड थिंक है। अगर तुमको तुक्का लगाना ही है, तुमको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, एकदम ब्लाइंडली आपको कुछ करना है, ओके। एंड प्लीज़ सभी पूरे सैम्पल पेपर में ऐसा मत करना, राइट, पूरे एग्जाम में ऐसा मत करना। ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए जो आपको नहीं आ रहे, बाकी जो आपका पूरा एग्जाम होगा वो आपकी मेहनत से होगा, ओके। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, और इनकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये 50-50 है कि अगर आपको लगाना है तो 50% ठीक ही जाएगा, ओके। बी ज़्यादातर सही होता है, तो बी वाले ऑप्शन को टिक कर देना, राइट।
बट इनको जो है ना एकदम आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट भी मत करो। सबसे पहले आपको जो खुद पढ़ा हुआ है वही करना है। अगर आपको सिंपल एक गेस करना है, इफ़ यू रियली डोंट नो देन यू कैन डू दिस। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, दैट इज़ कि जो आपको OMR का पैटर्न नहीं फॉलो करना। तो बहुत बार क्या होता है ना, वी आर लाइक कि हाँ यार हमको नहीं आ रहा तो चलो OMR का पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। अगर पहले वाले में मेरा A वाला ऑप्शन सही आ रहा है, सेकंड में B भी आ रहा है, थर्ड फोर्थ में ऐसे CC ऑप्शन आ रहा है, तो इसके बाद भी आप क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं बेसिकली वही ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। अच्छा, फिर अगले 2 क्वेश्चन भी B भी होंगे, देन CC होंगे, फिर A आ जाएगा, फिर D आ जाएगा। डोंट डू दिस, ठीक है। इस तरह के किसी भी तरह से OMR के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन को पढ़ो देन एनालाइज करो। ओके, अब आ जाता है हमारे पास अब जो है MCQs में जो हम बेसिकली मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हम जो अपने मार्क्स गवा देते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली सिली मिस्टेक। ओके, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। तो जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नाउ क्वेश्चन इज कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है, एंड जो बीम ऑफ लाइट है वो कहाँ से जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है। तो एट पॉइंट O आपको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। तो यहाँ पर जो मैं जब भी ये क्वेश्चन डालती हूँ ना अपने स्टूडेंट्स को, तो हमेशा 10-20% बच्चे होंगे मतलब बार बार बताने के बावजूद यहाँ पे गलती करते हैं, राइट। क्योंकि हम जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते। हमारा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या बैठ रखी है ना, हम सीधा उसी ऑप्शन को जाके टिक करते हैं जो गलत होता है और जो पता होता है कि यहाँ पे गलती करेंगे। तो बेसिकली आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि अगर वो O पॉइंट पे आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक बना है और यहाँ पे एक पॉइंट P लिखा है, और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट जा रही है और एक रे ऑफ लाइट एक यहाँ से जा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट O लिखा है, तो आपको बेसिकली पॉइंट O पर बताना है। बट जो सीधा हमारा ध्यान जाता है, बाय डिफॉल्ट हमको आदत पड़ रखी है कि हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है तो यही सरफेस होगा, हम बिना पढ़े इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बता देते हैं, और ज़्यादातर बच्चे 45 डिग्री लिखते हैं और गलत हो जाता है आंसर। ओके, बिकॉज आपको यहाँ पर बताना है O पर, और O पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज 0। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ऐसा बहुत बार मिस्टेक करते हो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में एक सेटिंग बैठ रखी है, अच्छा ये ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन को एक्चुअल में पढ़ो। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी जिसमें बच्चे जो ज़्यादातर गलत आंसर टिक करते हैं, राइट। एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जिसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना होता है विद द सरफेस ऑफ बाउंड्री। ओके, तो जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी गलत होता है मोस्टली बच्चों का। तो सरफेस ऑफ बाउंड्री के साथ बताना है, तो वो यूजली किसके साथ बताते हैं, नॉर्मल के साथ, और सीधा 0 टिक कराते हैं। जबकि क्या आएगा, सरफेस ऑफ बाउंड्री के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 90 बनता है, बिकॉज जो नॉर्मल के ऊपर जो है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो रे है वो कोइंसाइड करती है। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले असर्शन और रीजन के लिए आपको जो असर्शन है आपकी उसको आपको एकदम इंडिविजुअली देखना है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह देखना है कि आप वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, देन इसी तरह से जो आपको रीजन दे रखा है उसको भी आपने इंडिविजुअली देखना है, असर्शन को नहीं देखना है, जस्ट रीजन को क्या चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट में जो लिखा है क्या ये बात सच है कि गलत है, राइट, क्या ये चीज़ ट्रू है कि फॉल्स। देन आपको चेक करना है कि आर दी इंटरलिंक्ड, क्या वो दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। तो इससे जो आपको समझ लग जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। असर्शन है आपके पास स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, तो स्काई दिन में ब्लू दिखता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, स्काई दिन में ब्लू दिखता है। सेकंड पढ़ लेते हैं, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, तो क्या व्हाइट लाइट 7 कलर्स की कंपोज्ड होती है, तो यस हमको पता है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। तो अब हमने ये तो एनालाइज कर लिया कि पहली वाली स्टेटमेंट भी इंडिविजुअली ट्रू है और सेकंड वाली भी स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है। अब देख लेते हैं आर दी इंटरलिंक्ड, क्या इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है, क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो स्काई का बताया है उसने, बट सेकंड स्टेटमेंट में रीजन में उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा, लाइक स्काई क्यों ब्लू होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कुछ नहीं मेंशन करा, लाइक पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं मेंशन करा क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है, टाइनी होता है। तो मतलब उन्होंने कहीं पर भी स्काई का कुछ नहीं बताया कि वो ब्लू क्यों होता है। वो जो दूसरी स्टेटमेंट में एकदम अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक।
तो ये इस तरह से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। इसी तरह से अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। असर्शन आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है ना, हमको पता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। रीजन पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, रेशियो होती है दो सिमिलर क्वांटिटीज की। यस, ये भी सही बात है, बिकॉज ऊपर भी वेलोसिटी होती है नीचे भी वेलोसिटी होती है, बट दोनों अलग अलग मीडियम में होती है। ओके, तो वो भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो मतलब असर्शन भी आपकी ट्रू है और रीजन भी आपका ट्रू है। अब देख लेते हैं क्या ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज हम कह सकते हैं बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटीज होती हैं, तो दोनों आपस में कट जाते हैं, तो इसलिए वो लाइक सेम, उसकी कोई यूनिट नहीं। इसका हम क्या कह सकते हैं, यस, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज देखो रीजन में उन्होंने मेंशन कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बात हो रही है और उसके बारे में एक्सप्लेन करा है कि उसकी यूनिट क्यों नहीं होती, उसका आपको आंसर मिल रहा है कि उसकी यूनिट क्यों नहीं होती। ओके, बिकॉज ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी होती है। तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा लाइक क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और किस तरह से ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस करने हैं और एमसीक्यूज कैसे करने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा होगा। तो बेसिकली मैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ तो इसीलिए मैंने फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस उठाए हैं, बट अगर आप एसएसटी कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो सेम फंडा ही आपको लगाना है और आपके जो क्वेश्चंस है एग्जैक्टली निकलेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपके क्वेश्चंस करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन निकालेंगे उतना जो आपका ब्रेन है ना वो उस चीज़ के हैप्चर हो जाएगा कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपके माइंड में वो एक डर नहीं आएगा, आप एकदम से पैनिक नहीं होंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी उस तरह के क्वेश्चन कर रखे होंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड मैं और डेडिकेटेडली आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ। एंड चलिए, ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपनी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करो और अगर आपको कोई भी और तरह की वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बता देना अगर किसी में कोई दिक्कत आ रही है। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।